हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हमारे बजट के सेशन को। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि आपको मिला एग्रीकल्चर, जो कि फर्स्ट इंजन माना गया हमारे बजट के 2025-26 के लिए। नाउ सेकंड इंजन फॉर टुडे दैट इज एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर को सेकंड इंजन के रूप में पेश कर रहे हैं निर्मला मैम, जो कहना चाहते हैं कि हमने विकसित भारत के डेस्टिनेशन पर पहुंचना है 4 इंजन्स की हेल्प से, जो हमने पढ़े थे एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट सेक्टर। तो आज हम सेकंड इंजन करेंगे इस वीडियो के साथ। तो बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। एमएसएमई के लिए कुछ अपने स्पीच में निर्मला मैम ने हमें डेटा प्रोवाइड किया कि अराउंड 1 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई हैं इंडिया में अवेलेबल राइट नाउ। वी हैव अराउंड 1 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमईज। ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल नए जुड़े हैं इस वीडियो के साथ, एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इनकी कुछ लिमिट्स होते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट का लिमिट कितना करना है और किस टर्नओवर लिमिट में रहना है। उसके अकॉर्डिंग हम उसको माइक्रो या स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इस पीपीटी के बाद, इस शीट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने एमएसएमई की लिमिट्स को भी रिवाइज किया है। ठीक है, तो एमएसएमई क्या है? ये एब्रीविएशन यूज होता है फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कहा गया कि इंडिया में अभी अराउंड 1 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं। ठीक है, टोटल एमएसएमईज का लिमिट ज्यादा होगा बिकॉज बहुत सारे अनरजिस्टर्ड भी होंगे। एम्प्लॉइंग अराउंड 7.5 करोड़ पीपल, लगभग 7.5 करोड़ लोग यहाँ पर जॉब करते हैं एंड जनरेटिंग 36% ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग। ओवरऑल इंडिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसका 36% हिस्सा इन रजिस्टर्ड एमएसएमई से हमें मिल रहा है, जो कि इंडिया को ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट में आगे बढ़ा रहे हैं और इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आगे पोजीशन करेंगे। तो इसीलिए एमएसएमई का इतना इंपॉर्टेंस देखते हुए एमएसएमई में एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है, लेबर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है। हम बहुत ज़्यादा लेबर को काम दे सकते हैं और क्योंकि वैल्यू एडिशन इसमें अच्छा होता है तो जीडीपी इंक्रीज में ये हेल्प करता है। मैन्युफैक्चरिंग का 36% यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर हम एमएसएमई को सेकंड इंजन मान रहे हैं ग्रोथ का। ठीक है, तो इस साल के बजट में क्या चेंजेस आए एमएसएमई को लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल, एमएसएमई की लिमिट्स को रिवाइज किया गया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, ये कैटेगरी डिवाइड क्यों की गई? क्यों नहीं हम ये कहते कि हमने मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को सबको आगे बढ़ाना है? ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है कि अगर हम कहें कि कोई सेक्टर डेवलप कर रहा है, बट उसमें ये जरूरी नहीं है कि सारे सेक्टर्स में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, इंडिया में अराउंड $2200 पर ईयर था आपका पर कैपिटा इनकम ऑन एवरेज रियल टर्म्स में। ठीक है, कौन से ईयर में? 2022-23 में। और 2024 में गवर्नमेंट कह रहे हैं कि अराउंड $2700 हो गया है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो लगभग नेशनल इनकम पर कैपिटा बेसिस पर $500 बढ़ा है। ठीक है, बट क्या आप ये अपने लिए कह सकते हैं कि आपकी पर कैपिटा इनकम हर साल $500 या 2 साल में $500 बढ़ी है? तो ये जरूरी नहीं होता है कि एक सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है या एक एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां सबको उस ग्रोथ का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर गवर्नमेंट के दिमाग में आता है कि हम सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम प्रोवाइड करें। ठीक है, हम पूरे एरिया को डिवाइड करें सेक्टर वाइज। तो उसमें हमने डिवाइड कर लिया इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग के नाम से, माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्रीज। ठीक है, देन उनको स्पेसिफिक तरीके से टारगेट किया जाएगा। तो हमने इस बार के बजट में क्लासिफाई किया है और रिवाइज किया है हमने इनकी लिमिट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहूंगा स्टार्टिंग में क्या लिमिट्स थे, इसके बाद फर्दर जो इस बार के बजट है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें जो ये लिमिट्स मिले थे वो एमएसएमई एक्ट 2006 में मिले थे, 2006 में।
ठीक है, वो लिमिट्स क्या थे? कहते सर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के लिए अलग लिमिट्स थे और सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए अलग लिमिट थे। वो क्या लिमिट थे? माइक्रो इंडस्ट्री बोला जाएगा उस मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज को जिसमें इन्वेस्टमेंट है लेस देन ₹20 लाख, अप टू ₹20 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, मतलब जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज करके लेके आते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, ठीक है, वहां पर अगर इन्वेस्टमेंट लिमिट अप टू 25 लाख है तो उसे माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का नाम दिया जाएगा, ठीक है। और सर्विस एंटरप्राइज में माइक्रो इंडस्ट्री किसको बोला जाएगा? जहां पर इन्वेस्टमेंट लिमिट है अप टू 10 लाख रुपीज। क्लियर? देन फॉर स्मॉल में मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज की लिमिट अप टू ₹5 करोड़, और सर्विसेज सेक्टर में स्मॉल एंटरप्राइज किसे कहा जाएगा? जहां पर इन्वेस्टमेंट लिमिट है अप टू ₹2 करोड़। क्लियर? एंड आफ्टर दैट फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के केस में लेस देन ₹10 लाख, और सर्विस सेक्टर के केस में लेस देन ₹5 लाख। क्लियर? ये था इन्वेस्टमेंट लिमिट कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इनको रिवाइज किया गया था इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर को, ठीक है। कहां पर? 2021-22 के बजट, 2021-22 के बजट में इनको रिवाइज किया गया था। जो ये डाइवर्सिफिकेशन था, जो ये बाइफरकेशन था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर का, उसको ज्वाइन कर दिया। कहते हम ये डिवीजन नहीं करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है या सर्विसेज सेक्टर में कम इन्वेस्टमेंट है, ये डिवीजन नहीं करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए बराबर लिमिट होंगे। माइक्रो इंडस्ट्री किसे कहा जाएगा? अब चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज के केस में, तो उनका इन्वेस्टमेंट लिमिट होगा अप टू ₹1 करोड़, और एक नया लिमिट ऐड हो गया, टर्नओवर लिमिट। टर्नओवर होगा अप टू ₹5 करोड़, ठीक है। टर्नओवर क्या होता है कि पूरे साल में आपने जो प्रोडक्ट बेचे उससे आपके बिजनेस में कितना कैश फ्लो आया, ठीक है, उसको बोलते हैं टर्नओवर। प्रॉफिट नहीं बोलना, प्रॉफिट तो होता है जो पैसे आए उसमें से कॉस्ट माइनस की फिर मुझे प्रॉफिट मिलेगा। मैंने सिर्फ ये देखना है पैसे कितने आए, ठीक है। सेल्स का जो अमाउंट आया वो टर्नओवर होगा, ठीक है। तो माइक्रो इंडस्ट्री बोलना है जहां पे इन्वेस्टमेंट है अप टू 5 करोड़ और टर्नओवर है अप टू इन्वेस्टमेंट है ₹1 करोड़ और टर्नओवर लिमिट है अप टू ₹5 करोड़, ठीक है। इसके बाद स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाएगा जहां पे इन्वेस्टमेंट लिमिट है अप टू ₹10 करोड़ और टर्नओवर लिमिट है अप टू ₹15 करोड़। इन्वेस्टमेंट लिमिट है 10 करोड़, टर्नओवर लिमिट है 50 करोड़, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इन्वेस्टमेंट को भी टर्नओवर को भी। क्लियर? आफ्टर दैट मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा जहां पे इन्वेस्टमेंट लिमिट है अप टू ₹20 करोड़ और टर्नओवर लिमिट है अप टू ₹100 करोड़। इसको अगेन फिर इस पॉइंट से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 इंटू 2 20 करोड़, 50 इंटू 2 100 करोड़। क्लियर? तो अभी तक हमारे पास ये लिमिट्स चल रहे थे। इस साल के बजट में अब जो दोबारा लिमिट्स रिवाइज कर दिए गए हैं, वो लिमिट्स कैसे रिवाइज किए हैं? माइक्रो का करंट इन्वेस्टमेंट लिमिट है इंडियन रुपी 10 मिलियन, या मतलब अप टू 1 करोड़, जो अभी हमने आपको बताया। अब उसको रिवाइज करके कर दिया है अप टू 2.5 करोड़, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 2.5। स्मॉल एंटरप्राइजेस का था अप टू 10 करोड़, जो कि बढ़ाकर 2.5 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया है अप टू 50 करोड़, सॉरी 25 करोड़। आप मिलियंस में याद नहीं करना चाहते हैं तो करोड़ में याद कर लीजिए, 25 करोड़, ठीक है। मीडियम एंटरप्राइजेस का जो लिमिट है वो एक बार दोबारा रिवाइज किया गया था 2022-23 में, वो 50 करोड़ तक कर दिया था। वो इन्वेस्टमेंट लिमिट कर दिया गया था अप टू 50 करोड़। इसको अगेन 2.5 से मल्टीप्लाई करके कर दिया है 1.25 बिलियन, या फिर हम क्या कहेंगे 125 करोड़। क्लियर? इस तरीके से पॉइंट मिला। टर्नओवर के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। टर्नओवर लिमिट थी अप टू 5 करोड़ की,
वो 10 करोड़ कर दी है माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। अप टू 50 करोड़ था स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, वो अप टू 100 करोड़ कर दिया गया है। एंड फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस ये था अप टू 250 करोड़ टर्नओवर लिमिट था मीडियम एंटरप्राइजेस का, अप टू 250 करोड़, जो बढ़ाकर कर दिया गया है 500 करोड़ रुपीज में है, रुपीज में है ये, ठीक है। तो 100% चांस है कि इसका आपको मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे 2023-24 में हमें स्टेटमेंट वाइज का क्वेश्चन मिला था यूपीएससी की तरफ से, तो इस बार अगेन लिमिट्स रिवाइज किए गए हैं, तो प्रीलिम्स में आपके पास ये सवाल बनेगा या मैच द फॉलोइंग का या स्टेटमेंट का। तो बहुत अच्छे से ये लिमिट्स को रिवाइज कर लीजिएगा आप। सेकेंड पॉइंट क्या आया, एमएसएमई सेक्टर में क्रेडिट गारंटी को एनहांस किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी को एनहांस किया जाएगा। व्हाट इज क्रेडिट गारंटी? क्रेडिट गारंटी होता है कि कोई माइक्रो एंटरप्राइजेस या कोई स्मॉल एंटरप्राइज या कोई मीडियम एंटरप्राइज बैंक में जा रहे हैं लोन लेने के लिए, उन्हें कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई मशीन खरीदनी है, किसी भी पर्पज के लिए उनको लोन चाहिए, ठीक है। अब वो बैंक में गए, बैंक से लोन मांगा, बदले में बैंक ने उनसे कोई चीज गिरवी रखने को कहा। बैंक ने कहा कि आप कोई कोलेट्रल प्रोवाइड करो, ठीक है। बट माइक्रो एंटरप्राइजेस बहुत ही स्मॉल लेवल एंटरप्राइजेस हैं, उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन छोटा है, उनका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, तो मे भी हो सकता है उनके पास कोई चीज़ गिरवी रखने के लिए ना हो। तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास तो कोई कोलेट्रल प्रोवाइड करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो अब वहाँ बीच में गवर्नमेंट एज एन इंटरमीडियरी आएंगे। गवर्नमेंट कहते अगर कोई एमएसएमई सेक्टर से लोन लेने आया है और अगर उसके पास गिरवी रखने के लिए पैसा नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी, आप सरकारी बैंक में जाओ लोन लेने के लिए, वहाँ आप अपनी फाइल जमा कराओ कि हम एमएसएमई सेक्टर से बिलोंग करते हैं, हमें लोन चाहिए। गवर्नमेंट के पास वो फाइल आएगी। अगर गवर्नमेंट को आपका काम ठीक लगा और लगा कि आप सही टाइम पे पैसा वापस करोगे तो गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे गारंटी बैंक को देगा। उसको नाम दिया क्रेडिट गारंटी स्कीम, और इस लिमिट को एनहांस किया गया है। इसका जो ओवरऑल बजट एलोकेशन है वो बढ़ाया गया है। एमएसएमईज का बढ़ता हुआ इंपॉर्टेंस देखकर, इंडिया में स्टार्टअप कल्चर बढ़ता हुआ देखकर, एक्सपोर्टर्स की नीड्स को देखकर सरकार कहते 1.5 लाख करोड़ का हम क्रेडिट गारंटी कवर प्रोवाइड करेंगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। मतलब अगर कोई माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज बैंक से लोन लेने जाएंगे तो सरकार कहते 1.5 लाख करोड़ तक की गारंटी कवर हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ज्यादा फाइनेंसेस अवेलेबल होंगे एमएसएमई सेक्टर के लिए, ज्यादा इजीली लोन ले पाएंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को पुश करना है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने कहा क्राउड इन करवाना है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट करना है। बिकॉज जुलाई से सितंबर 2024 क्वार्टर में जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा कम स्पीड पे इंक्रीज की, 5.4% पर ही इंक्रीज की, जो कि आपको 6.5% तक की जीडीपी का इंक्रीमेंट मिल रहा था। तो जीडीपी ग्रोथ में डेफिशिएंसी आई, 5.4% से आपकी जीडीपी इंक्रीज हुई। और जो उसमें मेजर कंपोनेंट था कि क्या चीज़ कम हुई है जिससे जीडीपी में ग्रोथ कम हुई है, वो था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मोटिवेट नहीं हो रहा है। उसका एक रीज़न बैंक क्रेडिट भी है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस नहीं कर रहा अभी तक, वो न्यूट्रल स्टैंस पे चल रहा है, रेपो रेट को बराबर रखा जा रहा है 6.5% पर। तो इतने ज़्यादा बैंक को अगर महंगा लोन मिलेगा आरबीआई से तो बैंक आगे कस्टमर से महंगा लोन लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर ब्याज बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मार्केट से लोन नहीं ले पा रहा इजीली। तो वहाँ पर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट भी कम करने होंगे आरबीआई को बोल के, तो वो भी एक पॉइंट है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना है, इसलिए सरकार कहते हम ये क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाते हैं, इसका एलोकेशन बढ़ाकर कर दिया है 1.5 लाख करोड़। इसके बाद कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, जैसे हमने लास्ट वीडियो में कहा कि स्मॉल या मार्जिनल फार्मर के लिए बनते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, तो ऐसे ही माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए बनेंगे कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। इसमें दो बेनिफिट मिलेंगी, ये ओवरऑल कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड में दो बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। माइक्रो एंटरप्राइज वाले बैंक में जाएंगे अपनी फाइल लेके कि सर हम ये कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं,
ठीक है। बैंक वाले कहेंगे आपको पहले रजिस्टर्ड एमएसएमई बनना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, एमएसएमई का फॉर्मलाइजेशन होगा, वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा अपना, तो माइक्रो एंटरप्राइज रजिस्टर होगा। एक तो ये बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, अब क्योंकि वो रजिस्टर हो गया, वो बैंक से लोन ले सकता है, तो अगेन फॉर्मल लैंडिंग इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ भी हुआ, एमएसएमई को भी साथ में लेके आए, और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इंक्रीज हुआ, एमएसएमई फॉर्मल लैंडिंग का पार्ट बन गया, दोनों बेनिफिट मिल गए। अब इसमें क्या होगा, एमएसएमई ने रजिस्टर किया, वो रजिस्टर करके बैंक में गया अपनी फाइल लेके कि सर मेरी ये फाइल देखिए, मैं कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहता हूं, जिसकी बात निर्मला मैम ने इस साल के बजट में की है। ठीक है, तो बैंक वाले आपका फाइल देखेंगे, अगर उनको ठीक लगा आपका फाइल, आपका क्रेडिट हिस्ट्री, तो वो उसके बेसिस पर आपका क्रेडिट कार्ड बना के देंगे। और ये जो क्रेडिट कार्ड होगा, ये बिजनेस के नाम का क्रेडिट कार्ड होगा। ठीक है, मान लीजिए मेरी फर्म का नाम है से राम प्रोविजन स्टोर। ठीक है, तो ये राम प्रोविजन स्टोर के नाम का क्रेडिट कार्ड होगा, ना कि मिस्टर राम के नाम का। ठीक है, तो माइक्रो एंटरप्राइज के नाम पे क्रेडिट कार्ड इश्यू होगा, जिसकी लिमिट कितनी होगी, 5 लाख रुपीज की लिमिट होगी। तो अगेन फॉर्मल लैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रेडिट एनहांसमेंट के लिए माइक्रो क्रेडिट कार्ड, कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड शो किए, और लॉन्च करने की बात आई है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। इसके बाद एक फंड ऑफ फंड्स एस्टैब्लिश किया जाएगा स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि सर आपने हमें बताया हुआ है कि जहां भी इकोनॉमी में फंड वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है पिगी बैंक। ठीक है, एक गुल्लक कि हमने वहां पे पैसा इकट्ठा करके रख लिया, वो फंड होता है। ठीक है, और फंड ऑफ फंड्स मतलब बहुत सारे गुल्लक का पैसा अब एक गुल्लक में इकट्ठा कर लिया, फंड ऑफ फंड्स। ठीक है, तो सरकार क्या करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का पैसा इकट्ठा करके, जो अलग अलग डिपार्टमेंट ने फंड बना रखे थे, उनके फंड्स को एक अपने पास, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास एक फंड बनाएंगे जिसको नाम दे दिया फंड ऑफ फंड्स का। ठीक है, और जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, वो पैसा इस्तेमाल किया जाएगा आगे लोन देने के लिए। किसको लोन मिलेगा, स्टार्टअप। ठीक है, तो स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने के लिए, लोगों को ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने के लिए, गवर्नमेंट कहते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है और जॉब क्रिएशन इतनी स्पीड पे नहीं हो पा रहा, प्लस स्किल सेट की कमी है, और जो मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं वो ज़्यादा टेक्निकल जॉब्स हैं, तो लोगों के पास स्किल्स भी नहीं है, तो क्या फिर उनको हम नौकरी नहीं देंगे। सरकार कहते हैं तुमको नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, तुम अपना बिजनेस चलाओ, तुम अपना बिजनेस लगाओ, किसी और को नौकरी पे रखो। तो बिजनेस कल्चर को, स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कहते भाई लोन हम देंगे। सरकार कहते स्टार्टअप लगाओ, मैंने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं है। सरकार कहती कोई बात नहीं, हम आपको लोन देंगे। उसके लिए एक फंड ऑफ फंड्स एस्टैब्लिश किया गया, जिसका जो बजट रखा गया है, बजट एलोकेशन मिला है, वो 10,000 करोड़ रुपीस का है। आने वाले 5 साल में सरकार कहते हम इस 10,000 करोड़ के लोन प्रोवाइड करेंगे स्टार्टअप्स ओपन करने के लिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट फॉर वुमेन एंड माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट ने ज्यादा प्रायोरिटी दिया वुमेन और माइनॉरिटी सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स को। अगर कोई पर्सन माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, या कोई पर्सन एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस करना चाहता है, एंड उसका जेंडर विमेन है, वुमेन एंटरप्रेन्योर है वो, तो गवर्नमेंट कहते हम एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें 5 लाख फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्रेन्योर बिलोंगिंग टू SC एंड ST कम्युनिटी, उनको 2 करोड़ तक का लोन मिलेगा, 2 करोड़ तक का लोन मिलेगा लेसर इंटरेस्ट रेट के साथ, क्रेडिट गारंटी के साथ। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे आपके घर के आसपास ऐसे दुकानें हैं जिनका नाम गर्लिश नाम है ना। ठीक है, माँ लक्ष्मी एंटरप्राइजेस, माँ दुर्गा एंटरप्राइजेस, ठीक है, लक्ष्मी एंड सन्स, कुछ इस तरीके से। तो वहां पे क्या है, मतलब वो बिजनेस ये शो होगा
कि ये किसी लेडी ने बिजनेस ओपन किया है, वुमेन एंटरप्रेन्योर का बिजनेस है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर का बिजनेस एस्टैब्लिश जब करेंगे तो वुमेन को भी एम्पावरमेंट मिलेगी, वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड फील करेंगे। प्लस एक और बेनिफिट मिलेगा, अब जो फर्स्ट टाइम वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं और एक लेडी ही उस बिजनेस को रन करना चाहते हैं तो बैंक में जाएंगे, इस स्कीम की हेल्प से उन्हें 2 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा लेसर इंटरेस्ट रेट पर, और साथ ही में उनको क्रेडिट गारंटी भी मिलेगी, उनको कोलेटरल प्रोवाइड करने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और कितने लोगों को हमने ये लोन देना है? 5 लाख लोगों को हमने ये पहले इस फाइनेंशियल ईयर में लोन प्रोवाइड करना है, ताकि अगेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो। क्लियर? देन मेजर्स फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, ठीक है, ऐसे सेक्टर जहां पे लेबर से ज्यादा काम होता है, फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल अपैरल सेक्टर, ऐसे सेक्टर जहां पे लेबर से ज्यादा काम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल काइट मेकिंग, ठीक है, या फिर आपके पास जो फूड आइटम्स होते हैं, अचार, पापड़, ठीक है, तो अचार मेकिंग, पिकल मेकिंग, तो ऐसे सेक्टर में जहां पे लेबर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है मशीनरी के अलावा, ऐसे सेक्टर को हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव सेक्टर। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को प्रमोट किया जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स चलाए जाएंगे, फुटवेयर सेक्टर के लिए, लेदर सेक्टर के लिए, टॉय सेक्टर के लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। तो अचार क्या बन जाएगा? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बन जाएगा। ठीक है, कि भाई डायरेक्टली मैंगो नहीं खाना, मैंगो पिकल खाना है, तो आपके पास फूड प्रोसेसिंग से ज्यादा इनकम अर्न करने के चांस बन जाते हैं और लेबर को भी काम मिलेगा। ऐसे ही टॉय सेक्टर, अगर टॉय सेक्टर में मैं आपको बताऊं, टॉय सेक्टर का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इंडिया में ऐसा कहा जा रहा है कि टॉय सेक्टर आने वाले 5 साल में, कमिंग 5 ईयर्स में, ये $100 बिलियन का इंडस्ट्री बन जाएगा इंडिया की। ठीक है, अब इसमें दिक्कत यहां आती है कि मोस्ट ऑफ द टॉयज आर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो इंडिया को अगेन सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए टॉय सेक्टर में, तो हम इंडिया में टॉयज प्रोड्यूस करना शुरू करें, उसके लिए गवर्नमेंट कहते हम इनिशिएटिव चलाएंगे। और फुटवियर और लेदर सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिटी चलता है, तो लेबर को भी काम मिलेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, मेक इन इंडिया होगा, इंपोर्ट से डिपेंडेंसी कम होगी, जीडीपी ग्रो करेगी, खुशहाल मेरा इंसान होगा देश का। क्लियर? तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशन स्कीम्स चलाए जाएंगे। देन इसके बाद नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, एक रिवैम्प्ड तरीके से नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसका अगेन दोबारा फोकस होगा मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए। तो यहां पर अब हमारे पास आ जाएगा मेक इन इंडिया 3.0। मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था 2014 में, जो था मेक इन इंडिया 1.0 2014 में। देन मेक इन इंडिया को 2017 में रिवैम्प किया गया था 2.0 2017 में। तो अगेन 2025 में दोबारा इसको रिवैम्प किया गया है 3.0। ठीक है, तो इसमें अब हम ज्यादा फोकस किसके करेंगे? टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग पर हम फोकस करेंगे, ज्यादा टेक्निकल चीजों की मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे, कि इंडिया अब जो ट्रेडिशनल आइटम्स हैं, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल सेक्टर, अपैरल सेक्टर, फुटवियर सेक्टर, ये तो हमने इंडिया में प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, मोबाइल, इवन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ठीक है, अब जो ज्यादा टेक्निकल आइटम्स हैं उनको भी इंडिया में ही हम प्रोड्यूस करना शुरू करें, लाइक सोलर पीवी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, बैटरीज, विंड टर्बाइंस, इन चीजों को ऊपर अब ज्यादा फोकस दिया जाएगा। और टोटल ऐसे टेक मैन्युफैक्चरिंग में 27 सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। सारे सेक्टर्स आपको याद करने चाहिए नहीं है, ये 3-4 सेक्टर आप याद करेंगे अगर मेंस के आंसर में कोट करना पड़ जाए। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपको सवाल आ जाता है कि एमएसएमई सेक्टर का इंडिया की ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूशन है, एमएसएमई सेक्टर को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और एमएसएमई सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए इस साल के बजट में क्या मेजर्स आए हैं। तो वहां पे आप ये कोट करके आएंगे कि हाँ जी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च किया जाएगा, कि मिशन मोड में हमने मेक इन इंडिया को रिवैम्प करना है, और उसमें अब इंडिया में हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे
टेक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो कि हम पहले इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगेन इंपोर्ट से डिपेंडेंसी कम होगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंडिया का जो वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रेजेंस है वो इंक्रीज होगा। ग्लोबल इकोसिस्टम में इंडिया का प्रेजेंस इंक्रीज होगा। और सोलर पीवी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवी बैटरीज, विंड टर्बाइंस, इन सबको हम और तेजी से बढ़ाएंगे। ठीक है, सो दिस विल बी ऑल फॉर एमएसएमई सेक्टर कि एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या डिफरेंट स्कीम्स चलाए हैं। थर्ड जो नेक्स्ट अब जो हमारी वीडियो होगी, थर्ड इंजन के लिए, वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए। वो थोड़ा सा ज़्यादा एरिया कवर करेगा क्योंकि उसमें डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट सर्विसेज की भी बात आएगी, पब्लिक सर्विसेज की भी बात आएगी। वहाँ पे हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज, डिफेंस का इक्विपमेंट्स या शिप बिल्डिंग, इन चीज़ों की भी बात करेंगे। या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आएगी कि कैसे गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को। ठीक है, तो या एग्रीकल्चर मार्केटिंग को डेवलप किया जाएगा, मंडीज को डेवलप किया जाएगा, या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आएगी कि गवर्नमेंट डिजी लॉकर को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, या यूपीआई को प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा। तो इस तरीके से सारे तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के हम बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप लिंक डाउनलोड करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि क्या क्या मेन कुछ और फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।